हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है मेंस बहुत नज़दीक है और बेसिकली लास्ट मिनट रिवीजन के लिए टॉपिक्स की समरी या बोल सकते हैं बॉर्डर पॉइंट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बहुत ज़रूरी होती है। और आपको ऐसे ही कुछ रेडीमेड चीज़ें यदि मिल जाती है तो आपके लिए आपकी जो तैयारी प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाती है। इसी को नज़र में रखते हुए मैं कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाला हूँ बेसिकली फॉर द मेंस 2023। और मैं कोशिश करूँगा कि बेसिकली जो आपकी जीएस पेपर 3 है, इकोनॉमिक सेक्शन, उसमें आपको एक फोल्डर पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स की तरह आपको चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँ। टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में है वो वैसे हम लोग कवर नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगा थीम वाइज उसको कवर करने के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक ओवरऑल जिसको बोलते हैं 360 डिग्री एस्पेक्ट्स हो जाए। और आज की जो वीडियो है मैं इसमें बेसिकली एक एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको हमने नाम दिया है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। जैसे आपको पता है 2022 वाज द टारगेट ईयर टू अचीव दिस डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, बट कुछ चीजें हैं जिसके वजह से हमने अचीव नहीं कर पाया। कुछ जैसे हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इन इंडिया, ये भी एक टॉपिक है जिससे जिसके वजह से आप बोल सकते हो कि 2022 में हम लोग ये टारगेट जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम वो अचीव नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हम सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं, वो सारे डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप कोशिश करिए पूरा देखने के लिए। यदि आपको सही लगे तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल करिए, आपकी तरह बाकी लोगों को भी ये मदद करे। तो शुरू करते हैं। एक रोड मैप इस वीडियो का मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन, देन हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। इस प्रॉब्लम्स में हम बात करेंगे एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आजकल की जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है वो हम बात करेंगे। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की बात करेंगे, जो छोटे छोटे शेयरिंग ऑफ जो लैंड है एग्रीकल्चर फार्मर की, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी हम चर्चा करेंगे। सब ऑप्टिमल फार्म मैकेनाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि मशीन्स हम क्यों इतना एग्रीकल्चर फार्म लैंड में यूज नहीं कर पाते हैं, वो भी हम बात करेंगे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बेसिक पॉइंट है जिसको सबको पता है, जिसको हम लोग सरप्लस लेबर फोर्स बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। राइजिंग इनपुट कॉस्ट हम बात करेंगे उसके बारे में। पुअर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, मार्केट बहुत ही कंडीशन और एक अच्छा मार्केट फार्मर्स को एक अच्छा उसके प्रोडक्ट्स की प्राइस दे सकता है, बट क्या प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, लो प्रोडक्टिविटी, एक पॉइंट हमने डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चरल प्राइसेस जैसे मैं आपको बता रहा था, तो जिसको हम लोग डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं, अ, जितनी प्राइस उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स में थोड़ा बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम देखेंगे जो डलवई कमिटी या पैनल बनी थी ऑन द डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, एग्रीकल्चरल बेटर प्राइसिंग, शिफ्टिंग ऑफ सरप्लस लेबर फोर्स, ये सारे एस्पेक्ट हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। बाद में यदि कुछ जरूरत पड़ती है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में, माइक्रो टॉपिक्स में कुछ चीजें बनाने के लिए वीडियोस, तो दैट आई विल डू। ओके, सो लेट्स बिगिन। The Indian agriculture sector has been growing at an average annual growth rate of 4.6% during the last 6 years. पिछले 6 साल का यदि आप एवरेज ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर को देखोगे वो कुछ 4.6% है। एंड जो लोग या वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट है, वाज फॉर 2021-22 डेटा, दिस इज समथिंग 45.5%। ओके, तो 45.5% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जो लेटेस्ट एनएसएसओ सर्वे है, जैसे आपको पता है एनएसएसओ सर्वे करती है, तो एनएसएसओ सर्वे क्या दिखाता है,
12-13 में एनोसिसो सर्वे ये कहता है कि जो एवरेज इनकम थी फार्मर्स की वो थी 6,426 रुपए। 2018-19 में वो फार्मर्स इनकम वो बढ़ के हुआ है 10,218 रुपए। अब यदि थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करेंगे 2018-19 में 40.3% यानी कि सबसे ज्यादा जो इनकम आ रही है फार्मर्स को वो वेजेस एंड सैलरी से आ रही है। ठीक है। उसके बाद जो आ रही है इनकम वो क्रॉप कल्टीवेशन या जिसको हम लोग कोर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बोलते हैं, कल्टीवेशन से आ रही है 37.7%। बट एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2012-13 में 32.2% वो आ रही थी वेजेस एंड सैलरीज से। 18-19 में आ रही है 40.3%। मतलब ज्यादा से ज्यादा फार्मर क्या कर रहे हैं, वेजेस एंड सैलरीज बेस्ड काम कर रहे हैं। मतलब कहीं डेली वेज एग्रीकल्चरल लेबर टाइप वो लोग काम कर रहे हैं। और जो सबसे जो पॉइंट हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, जब 2012-13 में 47.9% सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन से आ रही थी, वो अभी सिर्फ 37.7% है। इसका मतलब जो कोर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या क्रॉप कल्टीवेशन जो हम बात कर रहे थे उसकी परसेंटेज कम हुई है 2012-13 से 18-19 तक। ये दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज जो कोर एक्टिविटीज है क्रॉप कल्टीवेशन उससे इनकम शेयर कम हुई है। और एक अच्छी बात क्या है आप देख सकते हो, जो फार्मिंग ऑफ एनिमल्स उसका परसेंटेज बढ़ा है, उसकी शेयर जो है वो 15.7% है, जबकि पहले था 11.9% 2012-13। सो इसी स्टैटिस्टिक्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या वजह है जो क्रॉप कल्टीवेशन कम हुई है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी हम बात करते हैं। पहली बात हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। आपने देखा होगा 2022 में व्हीट हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे अननेसेसरी हीट वेव्स हो रहे थे। आप डिलेड मॉनसून एक देख सकते हैं, अनटाइमली रेनफॉल देख सकते हैं, सही समय पे बारिश नहीं होती है, जब जरूरत नहीं है तब हो रही है। तो इस तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट है जिसके वजह से आप ये देख सकते हैं कि क्रॉप कल्टीवेशन में इम्पैक्ट पड़ेगी, क्रॉप डैमेजेस भी होंगे। सो आफ्टर ऑल क्या होगा, फार्मर्स की जो रिटर्न है वो उसको नहीं मिलेगी। सप्लाई शॉर्टेज के वजह से कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस या इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है मार्केट में। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में, दैट इज फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ये सबसे मेजर कंसर्न। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती क्यों है, क्योंकि विद द सक्सेसिव जनरेशन, एक के बाद एक जनरेशन के बाद जो इनहेरिटेंस लॉ है, मतलब फादर की जो लैंड है वो अपनी जितने बेटे हैं उनके बीच में या उनकी जितने उनके उनके जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उनके बीच में डिवाइड होती है। उसके वजह से अभी आप पर हेक्टर यदि देखोगे ऑन एन एवरेज 2015-16 की डेटा है ये 1.08 हेक्टर। मतलब 95-96 में ये थी 1.41, बट अभी वो 1.08 हेक्टर हो चुकी है। इसका मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो पर हेड लैंड होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब यदि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि 2 हेक्टर से ज्यादा जिनके पास लैंड है, उनकी यदि परसेंटेज देखोगे इंडिया में, इट इज 83%। 83% ए लार्ज सेक्शन आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उनके पास जो लैंड क्वांटिटी है, एग्रीकल्चरल लैंड क्वांटिटी, दिस इज समथिंग 48%। मतलब आप सीधा ये बोल सकते हो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का 50% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है। इससे क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ती है, इससे इम्पैक्ट ये पड़ती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें ना मशीन यूज कर पाते हो, ना आप ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की उतनी कैपेसिटी है, अफोर्डेबिलिटी है वो मशीन्स को यूज कर पाए। तो देखा जाता है कि दे आर विक्टिम ऑफ ए विशियस साइकिल। ये विक्टिम ऑफ विशियस साइकिल क्या होता है, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग के वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, क्योंकि इतने छोटे जगह में इन्वेस्टमेंट, और ऐसे भी वो लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए लो इन्वेस्टमेंट रहती है। लो इन्वेस्टमेंट के वजह से लो मार्केटेबल सरप्लस भी रहती है। तो लो मार्केटेबल सरप्लस रहेगी, इसका मतलब लो इनकम भी रहेगा।
तो एक काइंड ऑफ विशियस सर्कल आप बोल सकते हो, जिसके काइंड ऑफ ट्रैप जो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उसमें उसी के बीच में घूमते रहते हैं, और जो इनकम इंक्रीज इन इनकम या डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की हम बात कर रहे हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं सब ऑप्टिमल फार्म मेकानाइजेशन, मतलब यूज ऑफ मशीन्स इन द फार्म और एग्रीकल्चरल लैंड। अब यूज ऑफ मशीन्स इन द फार्म और एग्रीकल्चरल लैंड यदि आप बात करोगे इंडिया में, जिसकी परसेंटेज है 40 to 45%, बट आप यूएस को कंपेयर करके देखिए, वहां पे 95% यूज ऑफ मशीन्स। ब्राजील देखिए, जिसको हम लोग एक डेवलपिंग कंट्रीज या इमर्जिंग कंट्रीज के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। जैसे आपको पता है ब्रिक्स में जो इमर्जिंग कंट्रीज है उसमें ब्राजील एक कंट्रीज है। तो ब्राजील का भी जो फार्म मैकेनाइजेशन है दैट इज 75%, समथिंग मोर देन इंडिया। चाइना के भी देख लीजिए 57% है। तो कहीं ना कहीं हमें इस फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ाना होगा। नाउ what are the reasons behind this of this low farm mechanization? उसके पीछे वजह क्या है? ड्यू टू हाई कॉस्ट, क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या जब ज्यादा है 83%, तो वो लोग डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, छोटी जगह में मशीन्स को यूज करना इतना इजी भी नहीं है, जिसके वजह से सब ऑप्टिमल फार्म मेकानाइजेशन दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमें पता है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर फोर्स। होता क्या है, एक कंट्री जब धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी प्रोग्रेस होती है, वो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ आगे बढ़ती है, तो एग्रीकल्चर पे जितने लोग काम करते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है, बट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल जीडीपी वो बढ़ती जाती है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया में आज भी 45.5%, आप देख सकते हैं डेटा को, 21-22 जो फिगर ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 11.6% वर्कफोर्स एंगेज है, और एग्रीकल्चर में 45.5%। ठीक है, तो सरप्लस लेबर फोर्स कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और जिसके वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हमें पता है कि जरूरत से ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट भी एक बार देख लेते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन हैज मेड एग्रीकल्चर एज हाई इनपुट इंटेंसिव। इसका मतलब ये होता है ग्रीन रिवोल्यूशन हमें जो 1960 1970 के टाइम पे आया था, वो फूड सेल्फ सफिशिएंसी तो इंडिया को अचीव करवा दिया, बट एग्रीकल्चर को हाई इनपुट इंटेंसिव बना दिया। मतलब बहुत ज्यादा इनपुट की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों, आगे हम उसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। जैसे आप देखोगे फर्टिलाइजर से लेके सीड्स तक, फ्यूल तक। ठीक है, फ्यूल क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ती है। पेस्टिसाइड्स आपको जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज के जो प्राइस है ग्रेजुअली बढ़ती भी जा रही है, और आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। अब ये सवाल उठता है कि ये हर साल रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ता जा रहा है, और ये खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ऐसे क्यों हो रहा है, वो हम बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल। जैसे अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ऑयल की प्राइस बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आपको पता होगा पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस बढ़ रही है। तो जिस फार्मर्स को उसकी जरूरत है, ऑब्वियसली उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, पुअर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आप ये देख लीजिए, मार्केटिंग जैसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट यूनियन में या सेंटर, या जिसको यूनियन गवर्नमेंट हम बोलते हैं, वो लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर दो मॉडल एक्ट लेके आए थे। एक तो है एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मॉडल एक्ट ऑफ 2003, और एक है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017। इसकी ऑब्जेक्टिव ये थी, ये दोनों मॉडल एक्ट है, मतलब सारे स्टेट गवर्नमेंट, सिंस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट इसी मॉडल एक्ट के द्वारा इंस्पायर होके अपनी स्टेट लेवल पे अपना एक्ट बनाए। ठीक है, तो ये आइडिया थी इस दोनों मार्केटिंग एक्ट को
स्टार्ट करने का, इंट्रोड्यूस करने का बाय द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट। 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर एक कमेटी गठन किया गया था, या कमीशन गठन किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम.एस. स्वामीनाथन, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट है। उनका कमेटी का ये कहना था, एक ऑब्जर्वेशन था, फार्मर्स को मार्केट एक्सेस के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 41,000 मार्केट्स की जरूरत है। जो जोग्राफिकल जो जो साइज है इंडिया की, उसमें हमें 41,000 मार्केट्स की जरूरत है। अब उनका एक रिकमेंडेशन ये भी था कि बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, इजी मार्केट ना होने की वजह से अपनी प्रोडक्ट्स को अपने पास वाले मार्केट या किसी मिडिल मैन को या कोई ट्रेडर को बहुत ही सस्ते दर में बेचना पड़ता है, क्योंकि वो मार्केट एक्सेस कर ही नहीं पाते। तो ये कमीशन ने रिकमेंड ये किया था कि भाई हर फार्मर की 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर उसको मार्केट एक्सेस देने की जरूरत है। बट आप यदि इन प्रैक्टिस देखोगे एट द ग्राउंड लेवल, ऑन एन एवरेज एक फार्मर को 50 से 100 किलोमीटर तक दूर तक जाना पड़ता है टू गेट द मार्केट एक्सेस। दूसरी बात ये भी है, जो अभी आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जो मंडीज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हम लोग बोलते हैं, या आप ब्लॉक लेवल पे बोल सकते हो फार्मर्स के लिए, वहां पे मार्केटिंग प्लेस में क्या होता है, जब फार्मर अपनी प्रोडक्ट या प्रोड्यूस प्रोडक्ट, मान लीजिए गेहूं हो, पैडी हो, जब वो लेके आता है, उसको ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग किया जाता है। मतलब ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग का मतलब, जैसे जो खराब चीज है उसको अलग किया जाता है अच्छे वाले चीज से, सॉर्टिंग किया जाता है। ग्रेडिंग, क्योंकि एक ही फार्मर्स तो इकट्ठा ही सारा कुछ लेके आता है, तो उसको ग्रेडिंग किया जाता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड प्रोडक्ट या क्वालिटी बेसिस पे उसको ग्रेडेशन किया जाता है। ये फैसिलिटी मार्केट को देना चाहिए, बट मार्केट इसको देता नहीं है। और जो लोग वहां पे हैं, जिसको हम लोग कमीशन एजेंट्स बोलते हैं, जो मिडिल मैन है, उसको वो लोग इस सारे चीज को ध्यान नहीं देते। तो ये जो देना चाहिए ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग फैसिलिटीज, वो फार्मर को सही से मिलता भी नहीं है। दूसरी एक जो मार्केटिंग या मार्केट की जो ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटी टेस्टिंग। आप क्वालिटी टेस्टिंग कैसे करोगे? थ्रू साइंटिफिक लैबोरेटरीज। आप लैबोरेटरी में लेके जाके उस प्रोडक्ट की सैंपल टेस्टिंग होगा। बट एक्चुअली क्या देखा जाता है, सिंपली लोग क्या करते हैं, हाथ में ही देख लेते हैं, हाँ अच्छा क्वालिटी है या खराब क्वालिटी है। मैनुअली चेक होता है, जिसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है, बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमें दिखाई पड़ती है कहाँ पे, एग्रीकल्चरल मार्केट में, जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल मार्केट। कई बार ये भी देखा गया है एपीएमसी में, फार्मर को, जैसे आपको पता है एमएसपी जो है सरकार अनाउंस कर दी है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको फ्लोर प्राइस प्राइस भी बोलते हैं, कि उससे नीचे फार्मर्स अपनी प्रोडक्ट बेचेगी नहीं। बट कई बार क्या होता है, उसी क्वालिटी को दिखाते हुए कि योर प्रोडक्ट्स आर पुअर इन क्वालिटी, क्वालिटी कंसर्न को बताते हुए फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल, या जितने प्राइस में मिलनी चाहिए उतना प्राइस उसको मिलते ही नहीं है, उसे प्रोडक्ट्स खरीद लिया जाता है। क्योंकि एपीएमसी में, या जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जो मार्केट है, वहां पे जो ट्रेडिंग क्लास है, जो खरीदने आते हैं, और जो मिडिल मैन है, उनके बीच में नेक्सस होती है। तो उसके वजह से फार्मर्स को सही दाम मिलता भी नहीं। ठीक है। तो ये हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। सो एमएसपी का ये ड्रॉबैक भी है कि समटाइम्स फार्मर्स आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स बिलो द एमएसपी प्राइस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ई नाम क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ ई नाम। जैसे हमें पता है एग्रीकल्चरल जो मार्केटिंग है, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसके वजह से सरकार ने ई नाम इंट्रोड्यूस किया। ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जिसमें फार्मर्स एंड ट्रेडर्स दोनों वहां पे मिलेंगे, कोई मिडिल मैन नहीं रहेगी। तो फार्मर्स ट्रेडर्स के साथ बार्गेन कर सकती है अपनी प्रोडक्ट को लेके। बट ई नाम, जो एग्जिस्टिंग ई नाम है, पोर्टल है, उसमें भी कई सारे फ्लॉज है या ड्रॉबैक्स। एक बार वो देख लेते हैं।
तो फार्मर जो है बेसिकली ई नाम की यूज उतना नहीं कर पाता है। तो वही ट्रेडिंग क्लास जो है, वही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मतलब ई नाम और ऑफलाइन एपीएमसी वही लोग करते हैं, यूज करते हैं। फार्मर्स नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ई नाम का ये प्रोविजन है, जब कोई फार्मर्स आती है, फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को लेके आएगा, उसको पहले वे किया जाएगा कि कितने वजन का सामान वो लेके आए हैं। उसके बाद हम देखेंगे, उसकी सैंपल निकालेंगे, उसको टेस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मर्स वेट करेगा टू गेट अ बेटर प्राइस फ्रॉम द ट्रेडिंग पीपल। ठीक है, ये जो पूरी मैकेनिज्म है, आपको वे करना है या कितने सामान आप लेके आए वो भी देखना है, टेस्टिंग करना है, उसके बाद ट्रेडिंग क्लास के लिए आपको वेट करना है फॉर द बेटर प्राइस। ये सारा एक प्रोसेस है जो कि एक डिजिटल मोड के थ्रू ये हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। बट इंडियन फार्मर्स जो है, दे आर नॉट अक्वेंटेड विद दिस काइंड ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमें है नहीं, बहुत ज्यादा नॉलेज हमें है नहीं, जिसके वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली जो कमीशन एजेंट्स हैं, वही लोग उसके फायदा उठाते हैं। कमीशन एजेंट्स जो है, वही लोग क्या करते हैं, फार्मर्स की मदद करते हैं और ट्रेडर्स को एक सही प्राइस देके उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। नाउ, नाम की जो ऑब्जेक्टिव क्या थी, कि मिडिल मैन को एलिमिनेट करना, सीधा फार्मर ट्रेडिंग क्लास के बीच में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मिडिल मैन और जो कमीशन एजेंट जो बोलते हैं, यहाँ पे भी वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था कि एमएसपी से कम प्राइस में भी फार्मर्स को बेचना पड़ रहा है, साइटिंग पुअर क्वालिटी। क्योंकि हमने कभी ग्रेडेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सॉर्टिंग, ये लैब के थ्रू तो नहीं कर रहे हैं भाई, हाथ में देख के बोल दिया कि भाई ये खराब है, ये अच्छा है। तो फार्मर्स को उतनी नॉलेज है भी नहीं, तो उसको ये कहना है हाँ ठीक है, खराब ही होगा, इससे बेटर क्वालिटी शायद, इससे अच्छी प्राइस मिलती। तो उसको एक डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, या जितने प्राइस उसको मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब एपीएमसी में ये कहा जाता है, जो कमीशन एजेंट या मिडिल मैन है, वो कमीशन ट्रेडिंग क्लास जो है, या जो खरीदने आते हैं सामान, उनसे कलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स को कोई फी देना नहीं पड़ता है, या कमीशन एजेंट को कमीशन देना नहीं पड़ता है। एक तरीके से फार्मर के लिए तो अच्छा है, उसको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना है, या देना नहीं पड़ रहा है। बट सिंस दिस ट्रेडिंग क्लास आर पेइंग दिस कमीशन टू द कमीशन एजेंट, तो उनके बीच में एक नेक्सस बनती है। सो नेक्सस के वजह से डिस्ट्रेस प्राइस में सेल करना पड़ता है किसको, फार्मर्स को। फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर काफी वीक हो जाती है इन फ्रंट ऑफ दिस नेक्सस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था भाई, ग्रीन रिवोल्यूशन, फूड सेल्फ सफिशिएंसी तो अचीव हमने किया है, बट हाई इनपुट इंटेंसिव हो गया है। हाई इनपुट इंटेंसिव क्यों हो गया है, क्योंकि हम लोग वाटर हो गया। जैसे आपको पता होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई थी, वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुई थी। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न वेस्टर्न यूपी हो गया। तो वहां पे ये ग्रीन रिवोल्यूशन में जो सीड्स यूज हुए थे, उसको उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए उन्होंने क्या किया था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर किया था। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। एक तो आपको पता होगा, जो इरिगेशन फैसिलिटी है बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस तरह से पानी की यूज होती है हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग में, वो एक फ्लडेड इरिगेशन उसको बोलते हैं। फ्लडेड इरिगेशन मतलब आपने सिंपली पंप सेट लगा के छोड़ दिया, वो पानी जब पूरा डूब जाएगी तब आके आप उसको बंद करो, क्योंकि हमें कोई साइंटिफिक नॉलेज पता नहीं है कि कौन सी क्रॉप के लिए कितनी पानी चाहिए। हमें पानी देना है तो हमने देना है। और इलेक्ट्रिसिटी हमें सब्सिडी के हिसाब से भी मिलती है फार्मर्स को।
तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं देना पड़ता है। अब ये ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर में क्या है, जैसे आप देखोगे जो सरफेस वाटर है उसके ऊपर रेगुलेशन है। मान लीजिए आपके जमीन के बगल में एक सरफेस वाटर है, वो आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि शायद वो ग्राउंड वाटर जो सरफेस वाटर है वो किसी और की जमीन पे हो सकता है। आप पानी कुछ ला सकते हैं, बट वो जो सोर्स है वो आपका नहीं। बट जमीन के नीचे जो पानी है आपका, वो तो आपका ही है, एज पर द जो जो ग्राउंड वाटर लॉज है हमारे कंट्री में। तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि उसको आप कितना यूज करो। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर हुई है। दूसरी बात, जैसे हम बात करते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे मैं आपको बता रहा था कि हाई इनपुट इंटेंसिव क्यों हो गया, क्योंकि व्हीट एंड राइस जो दो प्रोडक्ट्स थे जिसको बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। राइस जो है आप बोल सकते हो कि दिस इज वाटर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और इसी के कारण इस वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हुई है। उसके अलावा ये जो सीड्स हमने यूज किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे टू फॉर ए ग्रेटर यील्ड, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, फर्टिलाइजर ये यूज किया था, केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर ओवर यूज होने की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया था। बाकी आपने एनवायरनमेंट भी पढ़े होंगे, जैसे रन ऑफ वाटर की वजह से उसके साथ फर्टिलाइजर जाके जो नियर बाय एरियाज है उनकी जो वेटलैंड एरिया है वहां पे जाके मिलती है, जिसको algal ब्लूम उसमें धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट होता है, फिर यूट्रोफिकेशन होती है। वो आपको पता ही है, एनवायरनमेंट में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी एक एस्पेक्ट हम बात करेंगे, 52% ऑफ एरिया और एग्रीकल्चरल लैंड इज रेनफेड। इसका मतलब ये है कि 52% लैंड में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, मतलब वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। और रेनफेड एरिया इज 3 टाइम्स लेस प्रोडक्टिव, ये भी कंसर्न, 3 टाइम्स लेस प्रोडक्टिव। ठीक है। कई सारे साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इंडिया इज कंसिडर्ड एज नेट वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्यों नेट वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ज्यादा प्रोड्यूस करती है, राइस, सुगर केन, और ये सारे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत पड़ती है। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू दीज क्रॉप्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इनबैलेंस यूज ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, पावर सब्सिडीज, जैसे मैंने आपको बता रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ओवर एक्सेस ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर करते जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो एक फर्टिलाइजर जैसे डाइमोनियम फॉस्फेट है, यूरिया है, इसको बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। इसके वजह से सॉइल फर्टिलिटी भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है वो डिग्रेड किया है। और एक चीज जैसे मैं आपको बता रहा था, ग्रीन रिवोल्यूशन के वजह से हम लोग मोनोक्रॉपिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ठीक है। मोनोक्रॉपिंग क्या है आगे हम बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये एक पॉइंट है। लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हम क्रॉपिंग पैटर्न, या जिसको हम लोग बोलते हैं खेती में क्रॉप डाइवर्सिफाई नहीं करते। मतलब हम लोग सिर्फ मोनोक्रॉपिंग फॉलो करते हैं, एक ही एग्रीकल्चरल लैंड में हर साल एक ही क्रॉप को हम कल्टीवेट करते हैं। और ये होने का कारण क्या था, जैसे आप देखोगे राइस एंड व्हीट को हम बहुत ज्यादा एम्फासाइज देते हैं या फोकस करते हैं। क्यों? एक तो ग्रीन रिवोल्यूशन में इसको बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि हमें फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी थी। और इसी राइस एंड व्हीट को एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट या सरकार क्या करती है, प्रोक्योर भी करती है, फार्मर से खरीदती भी है। तो जब सिर्फ राइस एंड व्हीट सरकार खरीद रही है तो ऑब्वियसली आप ये सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर फार्मर क्या करेगी, वो राइस एंड व्हीट ही प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि एटलीस्ट उसको ये पता है कि मेरा प्रोडक्ट यदि कहीं
मैं बेच नहीं पाता हूँ, तो सरकार है टू परचेज दोज प्रोडक्ट्स। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, पीडीएस सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हम लोग जो बेसिकली जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, अ, जो मार्केट से ये सारे फूड ग्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको हम देते हैं। तो जिसके वजह से राइस एंड व्हीट की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। और राइस एंड व्हीट की इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए हमने क्या किया है, हमने कई सारे अदर फूड ग्रेन्स को नेग्लेक्ट भी किया है। जैसे आप बोल सकते हो ऑयल सीड्स। हमें पता है जब अभी जो एडिबल ऑयल्स जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्राइस कितनी बढ़ चुकी है। पल्सेस है, दाल जैसे हो गया, उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो फोकस है मेन एग्रीकल्चर का, सिर्फ इसी राइस एंड व्हीट पे फोकस्ड है ना। जैसे मैं आपको बता रहा था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब मोनोक्रॉपिंग पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न क्या है? एक ही खेती में हर साल बार बार एक ही क्रॉप को प्रोड्यूस करना। उसके वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर कोई एक क्रॉप जो होता है वो एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है सॉइल से या लेती है। तो बार बार उसी क्रॉप को हम प्रोड्यूस करने से क्या होगा, सॉइल में उस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो उसी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप यदि मल्टी क्रॉपिंग करते, मान लीजिए इस बार आपने राइस किया, अगले साल कुछ और किया, या राइस जैसे ही राइस की हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद आप कोई और दूसरा क्रॉप उसी फार्मिंग में करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो दूसरे क्रॉप आएगी वो न्यूट्रिशन जो खत्म हो गई थी राइस की वजह से, उसको वो एनरिच करेगी या उसकी सॉइल में उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकती थी। जिससे आपको पता होगा, जैसे ये पॉइंट्स जैसे आप पढ़ सकते हो कि मोनोक्रॉपिंग के वजह से डिप्लीट्स न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ड्रेन्स ऑफ लैंड, लैंड ऑफ वाटर, वाटर की जरूरत पड़ती है, जैसे वाटर इंटेंसिव मैं आपको बता रहा था। कंपल्स यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, इससे क्या होता है ना कि कोई एक क्रॉप आप कल्टीवेट करते हो, उसको कोई एक तरीके से पेस्टिसाइड यूज होती है उसमें, तो उसके वजह से क्या होता है, अ, अ, कोई पेस्ट अटैक होती है, जिसकी वजह से आपको पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे चीज को आपको अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मोनोक्रॉपिंग पे फोकस करना होगा, सॉरी, मल्टी क्रॉपिंग पे फोकस करना होगा, ये इंटर क्रॉपिंग में फोकस करना होगा। ठीक है। एक्चुअली ये इंटर क्रॉपिंग मोनोक्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग को खत्म करके हमने मोनोक्रॉपिंग में क्यों शिफ्ट किया था, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हमें क्या करना था, मास प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना था। इसलिए हम बार बार उसी क्रॉप्स को फोकस कर रहे थे, उसी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। अब चलते हैं एग्रीकल्चर प्राइसिंग में। जैसे एमएसपी आपको पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 क्रॉप्स में सरकार उसमें अनाउंस करती है। तो यदि एमएसपी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उस पर एक अलग सा हम वीडियो लेक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता है, फार्मर्स आर डिमांडिंग फॉर द लीगलाइजिंग ऑफ एमएसपी, तो उसके बारे में हम बाद में अलग से वीडियो बना के चर्चा करेंगे। फिर भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा इन दिस टॉपिक फॉर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। शांता कुमार कमेटी बनी थी 2015 में। उनका ये कहना है कि ओनली 6% फार्मर्स आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस एमएसपी। ठीक। यदि और भी आप देखोगे, एमएसपी जो है वो अगेन राइस एंड व्हीट फोकस्ड है, जिसके वजह से आप देख सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो एमएसपी में नहीं आते हैं, उसकी एमएसपी अनाउंस ही नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है एमएसपी की। ठीक है। ऑल्दो गवर्नमेंट जो एमएसपी की जो फ्लॉज है, एमएसपी की जो ड्रॉबैक्स है, उसको दूर करने के लिए सरकार ने एक प्रधानमंत्री आशा या पीएम आशा एक स्कीम लेके आया। इसमें देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये 2018 को लॉन्च किया गया था। इसमें 3 कंपोनेंट थे। एक तो कंपोनेंट ये था प्राइस सपोर्ट स्कीम। उसमें क्या किया जाता था कि जो एक्चुअल जो प्रोक्योरमेंट अभी सरकार कर रही है थ्रू द एमएसपी, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको हम प्राइस सपोर्ट स्कीम में इंक्लूड करते हैं, या उसको हम बोलते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम। दूसरा जो है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम।
कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम क्या होता है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम में ये किया जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कई बार फार्मर्स दे गेट द प्राइस लेस देन द एमएसपी। वो चाहे चाहे वो ट्रेडिंग एंड कमीशन एजेंट की कल्यूजन की वजह से हो, वो क्या होगा कि फार्मर्स को कम रेट में प्राइस मिलती है। तो इसलिए जो प्राइस की डिफरेंस होगा वो फार्मर्स को मिल जाएगी थ्रू दिस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। तीसरा जो कंपोनेंट है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, पीपीएसएस। इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स कैन प्रोक्योर फार्म प्रोड्यूस एट द स्टेट मैंडेटेड एमएसपी। तो मतलब प्राइवेट, पहले अभी तक तो सरकार कर रही थी, अभी हमने प्राइवेट को भी अलाउ किया है कि आप एमएसपी के थ्रू आप प्रोक्योर कर सकते हो फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, अब देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। पीएम किसान के थ्रू हम क्या कर रहे हैं। पीएम किसान के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6,000 रुपए एक साल में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दे रहे हैं। और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, वो अप टू 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड होल्डर्स। ठीक है, उससे ज्यादा लैंड होल्डर वालों को हम नहीं देंगे। सिर्फ जो 2 हेक्टर तक लैंड होल्डिंग करते हैं उनको हम 6,000 रुपए पर आनम देंगे। बात यह है कि ये 6,000 रुपए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मिल रही है, वो अपना डेली नेसेसिटीज, आपके घर के खर्चे में उसको यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई घर में फंक्शन हो गया उसके लिए खर्च कर दो, कुछ घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो जो कंटीजेंसी मैटर कुछ हो गई, तो उस पर खर्च कर दो। तो जो ऑब्जेक्टिव थी कि ये जो 6,000 वो एज एन इनपुट यूज होगा एग्रीकल्चरल फार्मिंग में, एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे वो फर्टिलाइजर खरीदेंगे, उससे वो बेटर क्वालिटी सीड्स खरीद सकते हैं या मशीन यूज कर सकते हैं, वो चीजें नहीं हो पा रही। दूसरा, बहुत बहुत टाइम में आप देखे होंगे सरकार क्या करती है, स्टॉक लिमिट पे, स्टॉक पे लिमिट लगा देती है। जैसे एफसीआई जो प्रोक्योर करती है एमएसपी प्राइस में राइस एंड व्हीट, उसमें लिमिट लगा देते हैं कि इससे ज्यादा हम प्रोक्योर नहीं करेंगे। तो कुछ फार्मर्स को तो फायदा मिलता है, कुछ फार्मर्स को नहीं मिलती है, तो उनको मजबूरी से मार्केट जाना पड़ता है सेल करने के लिए, और एमएसपी से कम प्राइस में उनको बेचना पड़ता है। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है, आप एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हो। जब एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हो तो एक्सपोर्ट होने से एक बेटर प्राइस मिलती है फार्मर को, बट एक्सपोर्ट को बैन करने से प्राइस जो मिलना चाहिए वो फार्मर्स को नहीं मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सारे कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो कभी सवाल यदि ऐसे आता है कि क्या कंसर्न है, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस के वजह क्या है अभी, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, सब ऑप्टिमल फार्म मैकेनाइजेशन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, पुअर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्राइसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। अभी सेकेंड वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम डालवाई कमेटी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे, और ये जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, इसके सॉल्यूशंस कैसे हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।